डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित जो बिंदु बच गए थे, यानी इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे वो गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और आज क्या करेंगे हम लोग, वो गोलीय दर्पण के बीच उस गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से बिंदु होते हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या समझे थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यही देखे थे ना, उत्तल दर्पण। तो दर्पण से संबंधित कौन कौन से बिंदु हैं, तो इसे समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक दर्पण बनाते हैं। ये मान लिया जाए कि अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसका ये भाग जो है वो रंगा हुआ है। अब इसमें देखा जाए कि अवतल दर्पण है तो कैसे, तो परिभाषा में हमने क्या सीखा था कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया, परावर्तक सतह यहाँ धंसा हुआ है। अब इसमें क्या है, इस दर्पण का नाम दे दिया एम डैश यानी मिरर, ठीक है। अब इसके बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है ध्रुव, जिसको हम लोग पी से लिखते हैं, ठीक है ना। इसे किस से लिखा जाता है, पी से। तो पी को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है कि ये जो दर्पण है, ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था, ठीक है ना, इसका भी तो एक केंद्र होता है। इस केंद्र का नाम होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। ये जो केंद्र है इसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र। सी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है, इस दोनों बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बनती है, ठीक है, इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहेंगे, ठीक है। ये प्रधान अक्ष हो गया। अब इसके बीच में क्या है, एक बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपतित किरण है जो अवतल दर्पण पर क्या हो रहा है, आपतित हो रही है, ठीक है। ए बी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है, और यहाँ से फिर क्या है, टकराने के बाद यानी परावर्तन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद क्या है कि इसी प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर के गुजरती है। तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया, फोकस बिंदु। अब क्या देखना है, बिंदु कितने प्रकार के हो गए, एक ध्रुव हो गया, एक वक्रता केंद्र हो गया, और एक क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी को देखना है, तो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव होता है इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जैसे क्या है कि वृत्त में हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त में क्या होता है, वृत्त में भी एक केंद्र होता है, और केंद्र से जब परिधि को मिलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है ना। वृत्त में क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। अब ये जो दर्पण है, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिला रहे हैं, समझे। तो यहाँ से यहाँ जब मिला रहे हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसका नाम लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब एक दूरी और बचा हुआ है, वो कहाँ है, इसको तो फोकस बिंदु कहते हैं, और ये क्या है, ध्रुव है। तो फोकस बिंदु यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, छोटा एफ से लिखते हैं, और फोकस बिंदु को यानी मुख्य फोकस को बड़ा एफ से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। अब क्या किए हम लोग कि दर्पण से संबंधित, यानी ये तो अवतल दर्पण देखिए, इसी तरह से क्या है, उत्तल दर्पण में है। तो दर्पण से संबंधित जो बिंदु होते हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों को और क्या करना है कि यहाँ जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को भी हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद क्या करना है कि सभी बिंदु की परिभाषा हम किस प्रकार लिखेंगे, उस दूरी को किस प्रकार लिखेंगे, अब उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम पी को समझेंगे। पी यानी दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव से क्या समझते हैं, देखा जाए, ध्रुव यानी पी हो गया। तो ध्रुव किसे कहेंगे, तो दर्पण का कौन सा बिंदु हो गया, तो दर्पण के बीचों बीच का बिंदु यानी मध्य बिंदु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्पण के
मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ये ध्रुव हो गया। अब इसके बाद क्या है? ध्रुव के बाद अब वक्रता केंद्र को लिखना है। तो वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होगा? ये किसका केंद्र है? तो जिस खोखले गोले से इस दर्पण को बनाया गया है, तो यानी दर्पण या गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, ठीक है ना, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का, अगर अवतल पूछेगा तो अवतल दर्पण का लिखेंगे। ठीक है ना, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अब जो एफ है, यहाँ एफ का मतलब फोकस बिंदु, तो यहाँ पर क्या होगा? ये फोकस, ठीक है ना, फोकस पूछेगा या मुख्य फोकस पूछेगा? मुख्य फोकस। ठीक है, इसको क्या चीज़ से लिखते हैं? तो बड़ा एफ से लिखते हैं। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो देखा जाए, ये प्रधान अक्ष के समांतर ये किरण है कि नहीं? तो प्रधान अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद क्या है? परावर्तन हो रहा है। तो किस बिंदु पर कट रहा है? तो मुख्य अक्ष के ये फोकस बिंदु पर कट रहा है। ठीक है ना, तो इसका परिभाषा किस तरह से लिखेंगे कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है ना, प्रधान अक्ष के समांतर चलती प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर, अगर अवतल का पूछेगा कि अवतल का मुख्य फोकस क्या है, तो यहाँ अवतल लिखेंगे, गोलीय पूछेगा गोलीय लिखेंगे, उत्तल पूछेगा तो उत्तल लिखेंगे। ठीक है ना, तो जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद किस बिंदु पर? तो ये प्रधान अक्ष के, है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है, ठीक है ना, कॉमा, उस बिंदु को किस दर्पण का? तो उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया। अब ये हो गया क्या? ध्रुव भी हो गया, वक्रता केंद्र भी हो गया, अब फोकस भी हो गया, बिंदु 3 हो गया। अब दूरी, कौन कौन दूरी है? तो सी से पी की दूरी। तो इसके लिए क्या है, इस रेखा का एक नाम भी है। जैसे अभी प्रधान अक्ष बोल रहे थे, प्रधान अक्ष किसे कहेंगे? पहले देख लिया जाए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, ये किसको कहेंगे? देखा जाए तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये दोनों को जो मिला रहा है रेखा, उस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव, ठीक है ना, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, प्रधान अक्ष कहलाती है। अब इसमें देखा जाए
फिर से वक्रता केंद्र यानी सी का नाम क्या हो गया, वक्रता केंद्र। पी का नाम क्या हो गया, ध्रुव, यानी सी से पी को जो रेखा मिला रही है उसे क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब क्या है, ये तो मिलाने वाली रेखा का नाम हो गया, लेकिन जब दूरी पूछेगा कि सी से पी की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है ना। आर का नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखना है, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। तो वक्रता त्रिज्या को क्या चीज़ से लिखते हैं, बड़ा आर से। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव ये दोनों के बीच की दूरी है कि नहीं, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब एक दूरी और बच गया है, एक दूरी क्या है, एफ से पी की दूरी है कि नहीं। एफ से पी की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, अब उसका भी परिभाषा लिख लेते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, इसको लिखेंगे छोटा एफ से। फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि सभी बिंदुओं को इसमें देख लिया और उसके बीच की दूरी को देखा। अब इसमें क्या करना है, वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो यानी वक्रता केंद्र से दूरी है ना, यहाँ पर लिखा हुआ वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी। अब फोकस दूरी पूछेगा तो फोकस दूरी से क्या है, ध्रुव की दूरी। ये याद रखना है कि जब वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया। अब फोकस दूरी पूछेगा तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ये तो इससे कुछ बिंदु है उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, इससे संबंधित जो है ये दोनों दूरी के बीच क्या संबंध है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच दोनों में क्या संबंध है, इससे क्वेश्चन आता है। ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या है कि इसमें सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकता है, क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या देखे हम लोग, एफ बराबर, यही ना, फोकस दूरी को एफ से लिखे थे। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर। तो इसका क्या है, आधी होती है। तो आधी का मतलब क्या, बट्टा में 2, उसका कहने का मतलब वो हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। ठीक है, और फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एफ, तो इसकी दुगनी होती है, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, यानी दोनों का सेम कंडीशन है। यानी कहने का मतलब अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो 2f होगा, हो गया ना। यानी वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसको साबित करते हैं, दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। किस तरह से, जैसे मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, इसका नाम क्या लिख दें, इसका नाम लिख देते हैं एम डैश। ठीक है, ये बीच का बिंदु क्या हो गया, ध्रुव। अब यहाँ से क्या हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ क्या बताए थे, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से क्या है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्या है कि एक आपतित किरण है, ए बी को हम मान लिया कि ए बी आपतित किरण है, जो बी बिंदु से क्या होता है फिर परावर्तित होता है। तो यहाँ किधर परावर्तित हो गया, प्रधान अक्ष के एफ बिंदु से होकर के जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह से लिखना है, माना कि
एम डैश क्या है, एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव का नाम क्या है, जिसका ध्रुव कौन है, P है, ठीक है। मान लिया कि एम डैश क्या है, इसका ध्रुव यानी मध्यबिंदु कौन हो गया, P हो गया। अब क्या करना है, अब देख रहे हैं इसमें कि AB आपतित हो रही है, एक किरण है, ठीक है ना, AB एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है, जो कहाँ से, F बिंदु से होकर के परावर्तित हो रही है, जो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर जा रही है, F बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AB एक आपतित किरण है और फिर क्या हो जाएगा, ये जो BF आएगा ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। तो F बिंदु से होकर के जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि एक आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। इसके बीच में क्या था, इसके बीच में एक अभिलंब था, तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर था। तो सेम इसी कंडीशन को इसमें हमको लागू करना है, यानी यहाँ पर जो आपतन बिंदु है और ये वक्रता केंद्र से क्या है, इस तरह से ये रेखा यहाँ पर जा रही है, अभिलंब हो गया ये, तो अभिलंब हो गया तो क्या है, ये आपतित किरण और इसके बीच में जो कोण बना ये आपतन कोण हो गया, ठीक है। और ये जो इसके बीच में बना अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना, तो ये परावर्तित किरण परावर्तन कोण हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, होकर जाती है, और ये BC क्या है, BC एक अभिलंब है, ठीक है, BC एक अभिलंब है। अब यहाँ देखना है कि आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, BC अभिलंब हो गया, तो परावर्तन के नियम में क्या बोलता है, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या बोलता है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी आपतन कोण हो गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसी तरह से इसमें देखा जाए ये दोनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो गया, आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा ABC, ठीक है। अब परावर्तन कोण का नाम क्या होगा, तो CBF बराबर क्या हो जाएगा, CBF। एक चीज़ और देख रहे हैं क्या, कि जो आपतित किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर है, यानी ये दोनों समांतर रेखा है, और अभिलंब क्या कर रहा है, इसको तिरछा काट रहा है, ये तिरछा काट रहा है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो क्या होता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो एकांतर कोण बराबर कैसे होगा, तो ये कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, इसका नाम क्या है, ABC, यहाँ लिखेंगे ABC, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो BCF। ये कौन शर्त से हो गया, तो ये एकांतर कोण से हो गया, ठीक है, ये हो गया एकांतर कोण। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ABC और ABC दोनों में है, माने ABC के बराबर BCF भी है, CBF भी है, और ABC के बराबर BCF भी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसलिए CBF बराबर क्या हो जाएगा, BCF, एक तरह से माने इस प्रकार बराबर हुआ। अब ये दोनों कोण जहाँ है उस आकृति को देखते हैं, ये देखा जाए CBF यानी B यहाँ पर हो गया, अब BCF तो BCF यहाँ पर हो गया, यानी ये जो आकृति दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक त्रिभुज का आकृति है, इसी में दोनों कोण बराबर है। तो जिस त्रिभुज में क्या है, जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है, ये आपस में बराबर होता है, यानी क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तब इसमें क्या देखना है कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो ई कोण के सामने वाला भुजा ई हुआ,
और ई कोण के सामने वाला भुजा ई हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बी एफ और सी एफ दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा इस नियम के अनुसार। तो उसी तरह से क्या करना है, लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज का नाम लिख दीजिए बी सी एफ में, यही ना है बी सी एफ में। तो इसमें देख रहे हैं कोण ये दोनों बराबर है, माने यही दोनों कोण है, तो क्या हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ। जब ये दोनों बराबर हो गया दोनों कोण, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, सी के बी के सामने वाला भुजा कौन है, सी एफ, तो ये हो गया सी एफ। और बी के सामने वाला कौन है, ओ सॉरी बी के सामने वाला सी एफ, हाँ लिखा गया। अब सी के सामने वाला कौन है, सी के सामने वाला हो गया बी एफ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, मेरा तो सी एफ आ गया, इसमें जो संबंध स्थापित करना है ये दोनों दूरी के बीच में, ये दूरी का नाम क्या था, एफ था, ये दूरी का नाम क्या था, आर था। तो हमें तो ये दोनों दूरी चाहिए, हमको तो इससे मतलब नहीं है। तो क्या करना है, ये तो आ गया सी एफ तो आ गया, लेकिन बी एफ आया है, तो हमको बी एफ तो नहीं चाहिए, हमको यहाँ पी एफ चाहिए। तब क्या करना है कि बी जो है ना, बी को यहाँ पी बिंदु पर लाना है। तब कैसे आएगा, इसको लिख देना पड़ेगा कि माना कि बी बिंदु पी के बहुत निकट है, ठीक है, बहुत निकट है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो सी एफ है तो सी एफ तो रह गया, बी के जगह पर क्या हो जाएगा, बी कहाँ चला आएगा, पी के स्थान पर, यानी बी के जगह पर हम पी लिख सकते हैं। ये सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं कि पी एफ का मान क्या है, यहाँ फोकस दूरी है, माने एफ है, और इसी के बराबर ई आ गया, तो ई एफ है तो ये भी तो एफ होगा ना। यहाँ पर ऐसे हो गया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आ करके लिख दिया जाए सी एफ बराबर पी एफ बराबर क्या, ये छोटा एफ यानी फोकस दूरी, ये दोनों का मान बराबर हो गया। अब करना क्या है हमको, हमें तो लाना है एफ बराबर या आर बराबर लाना है। तो देखना है कि सी से पी की दूरी आर है, तो क्यों नहीं हम सी पी को यहाँ जो दो भाग में है इसको एक साथ कर देते हैं। तो सी पी बराबर क्या दिया हुआ है, सी पी दो भाग में बटा हुआ है, एक है सी एफ और एक है एफ पी। तो सी एफ हो गया और एफ पी हो गया, ये दोनों भाग में था तो दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मेरा सी पी बन गया। अब सी पी जो है सी से पी के बीच की दूरी क्या कहलाता है, आर कहलाता है, यानी वक्रता त्रिज्या। सी एफ का मान कितना आ गया, यहाँ देख सकते हैं एफ है, पी एफ का मान कितना है, ए भी एफ है, यानी आर बराबर क्या हो गया, ये 2f हो गया, हुआ ना, ये 2f हो गया। तो मेरा तो इस प्रकार अगर पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो ये मेरा साबित हो गया। अगर पूछ देगा इसी का कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर f हो जाएगा और आर और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें हम संबंध स्थापित कर लिया। ये तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 या उत्तल दर्पण में f बराबर r/2, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी दर्पण की या किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर पूछ देगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, तो दुगनी होती है। या इसको क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 50 सेमी है, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या हमेशा दुगुना यानी 50 दूना 100 सेमी हो जाएगा। अगर पूछ दिया कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 मीटर है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा उसका आधा होता है, तो यानी 12 का आधा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, और उससे संबंधित क्या कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु को मान लें कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, इससे आज की जो क्लास हुआ है इसमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है।